E62 कैम्ब्रियन साम्राज्य बहुत बड़ा था, खासकर तब जब इसकी तुलना इसके तत्काल भौगोलिक पड़ोस में स्थित कई छोटे संप्रभु राज्यों से की जाए। इनमें से ज़्यादातर छोटे राज्यों में मजबूत मार्शल फाउंडेशन की कमी थी। वे उन कई मार्शल आर्टिस्ट को बनाए रखने या बनाए रखने में असमर्थ थे जो उनकी आबादी से बाहर निकल आए थे। इसका कारण बहुत ही सरल था, बड़े राष्ट्र छोटे राष्ट्रों की तुलना में मार्शल आर्टिस्टों के लिए अधिक आकर्षक थे। उनमें से कई बड़े राष्ट्रों जैसे कि कैम्ब्रियन साम्राज्य, सेकीगहारा संघ, ब्रिटानियन साम्राज्य और गोर्तेउ गणराज्य में चले गए। ये देश मार्शल आर्टिस्ट के रूप में अपने विकास को छोटे देशों की तुलना में कहीं अधिक सुविधाजनक बनाने में सक्षम थे। बेहतर शिक्षण और विकास संसाधनों की अधिक उपलब्धता के कारण ये राष्ट्र उन कुछ देशों में से एक थे जिनके पास एक मजबूत केंद्रीकृत मार्शल आर्टिस्ट संगठन था, जैसे कि कैम्ब्रियन साम्राज्य का मार्शल यूनियन। ये छोटे राज्यों के मार्शल आर्टिस्टों को बड़े देशों में शामिल होने के लिए एक अतिरिक्त प्रोत्साहन भी था, क्योंकि ये मार्शल आर्टिस्ट संगठन अक्सर उनके साथ जुड़ने के लिए बहुत सारे उपयोगी लाभ प्रदान करते थे। बड़े देशों ने भी इन मार्शल आर्टिस्टों के लिए अपने राज्यों में एकीकृत होना बहुत मुश्किल नहीं बनाया। आखिरकार मार्शल आर्टिस्ट सभी देशों के लिए अनमोल संपत्ति थे। वे सामरिक महत्व के थे और अपनी सैन्य शक्ति को बनाए रखने के लिए सभी देशों के लिए बिल्कुल जरूरी थे। इस प्रकार कोई भी राष्ट्र इनकी अधिक प्राप्ति से इनकार नहीं करेगा। परिणामस्वरूप बड़े देशों की तुलना में छोटे देशों में मार्शल आर्टिस्ट की कमी बहुत ज़्यादा थी। इनमें से प्रत्येक देश में मार्शल आर्टिस्ट की कमी के कारण मार्शल आर्ट सेवाओं के लिए उपभोक्ता की मांग पूरी नहीं हो पा रही थी। इसके अलावा मार्शल यूनियन जैसे मजबूत और बड़े नौकरशाही संगठन के बिना, जो मार्शल आर्ट सेवाओं के लिए सभी कमीशनों को मानकीकृत तरीके से संसाधित कर सके और उन्हें मिशन बिलों में परिवर्तित कर सके, जिन्हें सभी मार्शल कलाकारों तक तेजी से पहुंचाया जा सके, इन छोटे देशों के मार्शल कलाकारों के लिए अपने देशों में मार्शल आर्ट सेवाओं के लिए बाजार की बड़ी मांग को पूरा करने में सक्षम होना असंभव है। तो फिर उपभोक्ता बाजार ने क्या किया जब उनके अपने देशों के मार्शल आर्टिस्ट उनकी मांगों को पूरा नहीं कर सके? उन्होंने बड़े राष्ट्रों की ओर रुख किया। कैम्ब्रियन मार्शल यूनियन जैसे बड़े देशों के मार्शल संगठनों में सक्षम मार्शल कलाकारों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वे मार्शल सेवाओं की मांग को खुशी खुशी पूरा करते थे। प्रत्येक बड़े राष्ट्र के पास छोटे देशों के क्षेत्रों में कमीशन कार्यालय थे, जिससे उन्हें अपनी सीमाओं के बाहर एक विस्तृत अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने की अनुमति मिलती थी, जिससे उन्हें इन सभी देशों से बड़ी संख्या में कमीशन मिलते थे। रूई जिन मिशनों को देख रही थी वे उन बड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार के देशों से आए मिशनों में से थे, जो कि कैम्ब्रियन मार्शल यूनियन के नाम से जाने जाते थे। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन, अपराध श्रेणी मिशन, उन्मूलन मिशन। ग्राहक, दशयन मंदिर, मोस्का, मिनिविल्ले किंगडम। उन्मूलन का लक्ष्य, वोए के मोस्का चर्च के निवासी। लक्ष्य का स्थान, मोस्का, मिनिविल किंगडम। कठिनाई, ग्रेड 8। मिशन प्रारंभ, तत्काल। सफलतापूर्वक पूरा करने पर पारिश्रमिक 30 स्वर्ण सिक्के, 7 रजत सिक्के और 5 कांस्य सिक्के, 800 मार्शल क्रेडिट। मिशन सारांश, मिशन शुरू होने के बाद वोए के मोस्का चर्च के ज़्यादा से ज़्यादा निवासियों को खत्म करना। किसी भी समय औसतन 150 की आबादी और एक मार्शल अप्रेंटिस की मौजूदगी की पुष्टि। वाह, रूई की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या एक मंदिर अपने ही शहर में स्थित एक चर्च का नरसंहार करने के लिए 8वीं कक्षा के मिशन को नियुक्त कर रहा है? ये तो जंगली है। कैम्ब्रियन साम्राज्य धर्मनिरपेक्ष था और उसका कोई खास धर्म नहीं था। हालांकि ऐसा लगता था कि मिनिवेल साम्राज्य में अगर कोई मंदिर किसी चर्च का नरसंहार करने के लिए तैयार हो जाता था तो उसे गंभीर धार्मिक संघर्षों का सामना करना पड़ता था। रूई ने अपना सिर हिलाया। उसे चर्च में नरसंहार करने जैसा घृणित काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन, अन्य आक्रामक मिशन जरूरी नहीं कि बेहतर हों। उन सभी ने रूई को कैम्ब्रियन साम्राज्य में पैदा होने के लिए भाग्यशाली महसूस कराया जहां एक निश्चित हद तक स्थिरता थी। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि नागरिकों द्वारा उसी देश के अन्य नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मार्शल कलाकारों को नियुक्त किया जा रहा है, क्योंकि जहां तक उसे पता था ऐसी चीजें अभूतपूर्व थीं। एक अन्य मिशन बिल ने उसकी नज़र खींच ली। आक्रामक श्रेणी मिशन, उन्मूलन कब्जा मिशन। ग्राहक, फ्रिया। मिशन का लक्ष्य, रुयलोकेन गैंग। कठिनाई, ग्रेड 9। मिशन प्रारंभ, तत्काल। सफलतापूर्वक पारिश्रमिक पूरा होने पर 38 सोने के सिक्के, 4 चांदी के सिक्के। मिशन निष्पादन स्थान, 23.3285, 26.4523 हेफरमेन गांव, ग्राहल साम्राज्य के बाहर। मिशन सारांश, हेफरमेन गांव पर नियंत्रण करने वाले रुयलोकेन गिरोह को खत्म करना या जीवित पकड़ना। यह बाकी मिशनों की तरह अप्रिय नहीं लगा। उसने मिशन को स्वीकार कर लिया और खुशी से झूम उठा। ये निश्चित रूप से मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय मिशनों में से सबसे अच्छा था जो उसने देखा था। वह इसे रजिस्ट्रार के पास ले गया और लाइब्रेरी में एक टेबल पर बैठने से पहले आधिकारिक तौर पर मिशन को स्वीकार कर लिया। आखिरकार, जब तक कोई मिशन को स्वीकार नहीं करता तब तक उसे मिशन बिल में पूरी जानकारी नहीं मिल सकती।
मिशन बिल में अक्सर संवेदनशील और गोपनीय डेटा होता था, जिस तक केवल कमीशन स्वीकार करने वाले मार्शल आर्टिस्ट ही पहुंच सकते थे। ये बात क्लाइंट द्वारा मार्शल यूनियन के साथ हस्ताक्षरित कमीशन अनुबंध पर निर्भर करती थी। उन्होंने तुरंत इसे खोला और मिशन के विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़ना शुरू कर दिया। हैपमेन गांव ग्राहल साम्राज्य की सहायक नदी थी, जो ग्राहल साम्राज्य के दक्षिण पश्चिम में एक छोटा सा राज्य था। जनसंख्या के हिसाब से यह एक छोटी बस्ती थी। गांव के लोग खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। वे अत्यधिक कृषि योग्य भूमि वाले समृद्ध मैदानों पर कब्जा कर लेते थे और सारी अतिरिक्त फसल ग्राहल साम्राज्य को बेच देते थे। यद्यपि उनकी जीवन शैली काफ़ी साधारण थी, फिर भी यह एक शांतिपूर्ण गांव था। जब तक कि रुयलोकन गैंग के नाम से जाने जाने वाले एक गिरोह ने गांव पर कब्जा नहीं कर लिया और फसल से अर्जित गांव की सारी संपत्ति को लूटकर ग्राहल राज्य और आसपास के अन्य राज्यों को बेच दिया। गांव में बहुत कम सुरक्षा थी, क्योंकि यह बहुत दूर था। इसके अलावा गिरोह का नेतृत्व एक अनुभवी मार्शल अप्रेंटिस कर रहा था। गांव के पास विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। गिरोह ने बस गांव पर कब्जा कर लिया और किसी को भी वहां से जाने पर रोक लगा दी। उन्होंने ग्रामीणों से लगातार काम करवाया और जब वेतन मिला तो सोना लूट लिया। ग्राहक फ्रिया नाम की एक युवती थी। वह हैपमेन गांव की एक ग्रामीण थी जो करीब 8 महीने पहले शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण के दौरान भागने में सफल रही थी। उसने हाल ही में हैपमेन गांव को रुयलोकेन गिरोह के चंगुल से मुक्त कराने के लिए एक मिशन शुरू किया था, और रूई ने अभी अभी मिशन का बिल उठाया था। उन्होंने मार्शल यूनियन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का गहन अध्ययन किया। रुयलोकेन गिरोह ग्राहल साम्राज्य का एक जाना माना अपराधी गिरोह था। वे एक गिरोह के लिए काफ़ी छोटे थे, जिसमें केवल 24 सदस्य थे, लेकिन उनके आकार का मतलब था कि प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक लूट का अधिक हिस्सा मिलता था। इसके अलावा गिरोह का नेतृत्व मध्यम आयु वर्ग के मार्शल अप्रेंटिस रानिल्फ्रा द्वारा किया जाता था। मार्शल अकादमी ने उसके बारे में जो जानकारी जुटाई थी वह बहुत कम नहीं थी। हालांकि जहां तक उसके युद्ध कौशल की बात है, मिशन बिल ने रूई को केवल इतना बताया कि वह एक बहुत ही शक्तिशाली मार्शल अप्रेंटिस था। कम से कम बिना किसी संदेह के प्रशिक्षु क्षेत्र के उच्च स्तर पर होने की पुष्टि की गई। उसने एक बार 3 मध्यम श्रेणी के मार्शल प्रशिक्षुओं से लड़ाई की और उन्हें मार डाला, और वह भी तब जब वह अपने शारीरिक रूप से चरम पर नहीं पहुंचा था। मार्शल अकादमी द्वारा उसे दी गई दूसरी जानकारी ये थी कि वह एक आक्रामक श्रेणी का मार्शल कलाकार था। वही कारण था कि मिशन को 9वां दर्जा दिया गया था। एक अकेले मार्शल अप्रेंटिस के लिए यह मिशन अप्रेंटिस स्तर के मिशन जितना ही खतरनाक था। इसके अलावा ये तथ्य कि मिशन कैंड्रियन साम्राज्य के बाहर हो रहा था इसे और भी खतरनाक बना देता है। इसमें बहुत सारी जानकारी शामिल थी, लेकिन वे अधिक सांसारिक विवरण थे। रूई ने जल्दी से सभी डेटा को अपने माइंड पैलेस में इनपुट और संग्रहित किया, क्योंकि उसने इसे छांटना शुरू कर दिया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। ऐसी कई बातें थीं जो उसे ठीक से समझ में नहीं आईं, लेकिन वह फ्रिया से मिलने के बाद उन्हें हल करने का इरादा रखता था। वह ग्राहक जिसने उसे कमीशन दिया था, उसने ग्राहल साम्राज्य से कमीशन प्राप्त किया था। ग्राहल साम्राज्य में कैंड्रियन मार्शल यूनियन के कमीशन कार्यालयों में से एक के माध्यम से, और वर्तमान में ग्राहल साम्राज्य में रह रही थी। उसने मिशन की शुरुआत से पहले कमीशन स्वीकार करने वाले मार्शल आर्टिस्ट से मिलने का अनुरोध भी किया था, जो कि ग्राहल के राज्य में था, जिसे रूई ने अजीब पाया। कमीशन की लागत में यात्रा, आश्रय और भोजन की लागत अन्य चीज़ों के अलावा शामिल थी। वह ग्राहल के राज्य के भीतर बैठक का अनुरोध करके मिशन को और अधिक महंगा बना रही थी। फिर भी रूई के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर हो सके तो वह भी उससे कुछ सवाल पूछना चाहता था। वह उठकर अपने छात्रावास के कमरे में वापस जाने के लिए तैयार हो गया। उसके पास इस समय करने के लिए वास्तव में बहुत कुछ नहीं था, इसलिए उसे तुरंत अपनी यात्रा शुरू करने में कोई समस्या नहीं थी। मिशन बिल के अनुसार मिशन को तुरंत शुरू किया जाना था, और उसे मिशन शुरू करने से पहले फ्रिया से भी मिलना था। उसने जल्दी से नहाया, तरोताजा हुआ और फिर साफ सफाई करके मार्शल ड्रेस पहन ली। वह तुरंत कमीशन विभाग की ओर चल पड़ा और कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद डिस्पैच सुविधा की ओर चला गया, जहां उसने अपने टूलकिट और गियर एकत्र किए। जैसे ही उसने कागजी कार्रवाई का अंतिम हिस्सा पूरा किया, उसने तुरंत भेज दिया। ग्राहल का साम्राज्य कैंड्रियन साम्राज्य से काफ़ी दूर स्थित था। कैंड्रियन साम्राज्य के दक्षिण पश्चिम में लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर रूई पैदल यात्रा कर रहा था। अपने वर्तमान स्तर पर परिवहन द्वारा उसे बचाया गया प्रयास भी कम गति के लायक नहीं था। इस मामले में यात्रा की लागत कायाकल्प औषधि होगी, जो मार्शल अकादमी ने उसे पूरी यात्रा के लिए सुसज्जित किया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। अपने मार्ग के लिए उसे कैंड्रियन साम्राज्य के कुछ क्षेत्रों को पार करना था, उसके बाद ही वह वहां से निकल पाया। वह ज्यादातर पैदल ही यात्रा करता था। अपने वर्तमान स्तर पर उसे पूरे क्षेत्र को पार करने में केवल 2 घंटे लगे, जो कि वास्तव में बहुत कम था, थोड़ा आश्चर्यजनक रूप से।
प्रशिक्षु क्षेत्र में उनके शारीरिक मापदंड बहुत ऊंचे थे, वह उच्च गति पर बहुत अधिक दूरी तक दौड़ सकते थे, इससे पहले कि उन्हें औषधि का उपयोग करने की आवश्यकता महसूस होती। रूई ने एक मुख्य मार्ग का अनुसरण किया जो सीधे कैम्ब्रियन साम्राज्य और ग्राहल राज्य को जोड़ता था, और इस प्रकार यह भूभाग उसके लिए एक सभ्य गति बनाए रखने के लिए उपयुक्त था। 3 घंटे से भी कम समय में वह वहां पहुंच गया। मंटियन क्षेत्र में वातावरण और मौसम उससे कहीं ज्यादा अलग था जिसकी वह आदी थी। तापमान गर्म था और हवा काफी नम थी, सूरज चमक रहा था, जो ग्राहल के राज्य के मैदानी इलाकों पर अपना प्रकोप दिखा रहा था। मंटियन क्षेत्र में साल के 2 महीनों को छोड़कर ज्यादातर समय काफी ठंड रहती थी। उसके आसपास के वातावरण में जीव जंतुओं और वनस्पतियों की भरमार थी, जो हाजिन शहर के बाहरी इलाके में देखने के आदी नहीं थे, जहां क्वारियर अनाथालय था। हरे भरे पत्ते सभी पेड़ों और झाड़ियों पर बिखरे हुए थे, जो जीवन शक्ति से भरे वातावरण की तस्वीर पेश कर रहे थे। ये पहली बार था जब वह कैम्ब्रियन साम्राज्य से बाहर यात्रा कर रहा था, और यह अनुभव ताजगी भरा था। अलग अलग लोगों और अलग अलग वातावरण ने उसकी गहरी इंद्रियों पर हमला किया, वह वास्तव में एक पर्यटक की तरह महसूस कर रहा था। फिर भी उसकी सतर्कता भी बढ़ गई थी। वह प्राइमोडियल इंस्टिंक्ट और सिस्मिक मैपिंग को अधिकतम सीमा तक आगे बढ़ा रहा था। हर चीज़ एक संभावित खतरा थी। मार्शल यूनियन और कैम्ब्रियन साम्राज्य का सुरक्षा जाल खत्म हो चुका था और वह वास्तव में अकेला था। अगर कुछ भी हुआ तो दुर्भाग्य से उसे केवल खुद पर भरोसा करना था और किसी और पर नहीं। ग्राहल राज्य के अंदर उसका तात्कालिक गंतव्य मार्शल यूनियन कमीशन कार्यालय में फ्रिया से मिलना था, जहां वह वास्तव में उससे सीधे बातचीत कर सकता था। जहां तक देश में प्रवेश करने की बात है, उसे कानूनी माध्यमों से प्रवेश करने की परवाह नहीं थी। ग्राहल का साम्राज्य एक कमज़ोर और छोटा राष्ट्र था जो कैम्ब्रियन साम्राज्य से प्रत्यर्पण समझौता प्राप्त करने में कामयाब नहीं हुआ था। इसका मतलब है कि चाहे उसने ग्राहल के साम्राज्य में कोई भी अपराध किया हो, कैम्ब्रियन साम्राज्य ग्राहल के साम्राज्य के साथ अपने कानूनों को उस पर लागू करने में सहयोग नहीं करेगा, और ग्राहल का साम्राज्य इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। मार्शल यूनियन में ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं था जिसके तहत उसे कानूनी रूप से प्रवेश करने की आवश्यकता होती तथा उसकी पहचान गुप्त रखने की सिफारिश की गई थी। वह स्वयं किसी भी परिस्थिति में अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि एक मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते कानूनी माध्यमों से प्रवेश करने पर निस्संदेह ऐसा होता। उन्हें नहीं पता, उससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। रूई ने आराम से बाढ़ को पार कर लिया, जो ग्राहल साम्राज्य के क्षेत्र को चिन्हित करती थी। सुरक्षा दयनीय रूप से कमज़ोर थी, लेकिन फिर भी उसे इसकी उम्मीद थी। यहाँ तक कि पृथ्वी पर 21वीं सदी में तकनीकी रूप से उन्नत प्रथम विश्व के देशों की सभी सिविल इंजीनियरिंग क्षमताओं के बावजूद पूर्ण सीमा सुरक्षा हासिल नहीं की जा सकी थी, और यह काफ़ी कठिन था। यहाँ तक कि अमेरिका जैसी महाशक्तियाँ भी संतोषजनक सीमा नियंत्रण हासिल नहीं कर पाई हैं, क्योंकि अवैध आप्रवासी, तस्कर और मानव तस्करी करने वाले नियमित रूप से उसके क्षेत्रों में घुस आते हैं। ऐसा नहीं था कि गया या पृथ्वी पर ये राष्ट्र विशेष रूप से खराब काम कर रहे थे। समस्या प्रशासन या पहल के साथ नहीं थी। समस्या बस इतनी थी कि राष्ट्र बहुत बड़े थे। इन राष्ट्रों की सीमाओं और परिधियों द्वारा तय की गई दूरी बहुत बड़ी थी। किसी की सीमाओं के हर इंच पर उच्च सुरक्षा हासिल करने की कोशिश करना अविश्वसनीय रूप से कठिन काम था। ये बात छोटे और अधिक गरीब देशों के लिए विशेष रूप से सच थी। हालांकि उनकी सीमाएं भी छोटी थीं, लेकिन प्रवास के कारण मार्शल आर्टिस्टों की संख्या की कमी, तकनीकी विकास की कमी का मतलब था कि छोटे होने के बावजूद सीमाओं के पार सुरक्षा हासिल करना कहीं अधिक कठिन था। कैम्ब्रियन साम्राज्य जैसे बड़े राष्ट्र बहुत बेहतर थे, हालांकि वे परिपूर्ण नहीं थे। अधिक शक्तिशाली राष्ट्रों के पास मार्शल आर्टिस्ट की बहुतायत थी। इस प्रकार ये राष्ट्र अपनी अत्यधिक विकसित भू निगरानी तकनीक की बदौलत सीमाओं पर गश्त करने के लिए संवेदी क्षमताओं के साथ साथ एक परिष्कृत घुसपैठ रोधी प्रणाली के साथ एक निश्चित संख्या में मार्शल आर्टिस्ट तैनात कर सकते थे। हालांकि कैम्ब्रियन साम्राज्य में घुसपैठ करना असंभव नहीं था। कैम्ब्रियन साम्राज्य में घुसपैठ करने के लिए किसी को कहीं अधिक सावधान, सुसज्जित, विशेषज्ञ और तैयार रहना पड़ता था। ये रूई के बिल्कुल विपरीत था, जिसने आसानी से ग्राहल साम्राज्य में घुसपैठ कर ली थी। ग्राहल साम्राज्य का वातावरण कैम्ब्रियन साम्राज्य से अलग था। इसमें एक उदास और उजाड़ माहौल था। रूई किसी एक तत्व पर अपनी उंगली नहीं रख सका। ये चीज़ों का एक संयोजन था जिसने उसे ऐसा महसूस कराया। वह इसे उन लोगों की ऊर्जा में देख सकता था जिनके पास से वह गुजरता था। वह इसे उनकी आंखों में देख सकता था, थका हुआ त्याग। वह इसे खराब तरीके से बनाए गए बुनियादी ढांचे में देख सकता था। बेघर लोगों की संख्या जो सड़कों पर सोते थे, ये वे लोग थे जो दूर के भविष्य पर नजर रखे बिना बस दिन प्रतिदिन गुजरने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी ओर कैम्ब्रियन साम्राज्य आमतौर पर ज्यादा जीवंत राष्ट्र था, खासतौर पर हाजिन शहर जैसे व्यापारिक केंद्र। वह सड़कों से गुजरता था। उसने खुद को एक ऐसे लबादे से ढक रखा था जो कैम्ब्रियन मार्शल यूनियन के साथ उसके जुड़ाव को छुपाता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जल्द ही वह कैम्ब्रियन मार्शल यूनियन के कमीशन कार्यालय में पहुंच गए। यात्रा का उद्देश्य। मार्शल अप्रेंटिस के एक गार्ड ने भवन के पास पहुंचते ही उससे पूछा,
मिशन, उसने जवाब दिया और उन्हें अपना मिशन बिल और लर्नर्स लाइसेंस दिखाया। जब गार्ड ने रूई का ग्रेड देखा तो उसकी भौहें तन गईं, लेकिन दस्तावेजों और मिशन की वैधता की पुष्टि करने के बाद उसने सिर हिलाया। ठीक है, साफ है। उन्होंने बिना किसी परेशानी के उसे अंदर जाने दिया। मुझे लगता है कि यह अजीब बात है कि 10वीं कक्षा के मार्शल आर्टिस्ट के पास अभी भी केवल लर्नर्स लाइसेंस है। रिसेप्शन पर पहुंचते ही उसने अनुमान लगाया। माफ़ करें, वह रिसेप्शनिस्ट में से एक के पास गया। हाय, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? उसने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। मैं मार्शल यूनियन का मार्शल आर्टिस्ट हूँ और एक क्लाइंट से मिलने आया हूँ। उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा। वह दूसरे शहर में रहती है, मैं मार्शल यूनियन के जरिए उससे संपर्क करने की उम्मीद कर रहा था। ठीक है, मुझे आपका लाइसेंस और मिशन बिल चाहिए। उसने उसे विधिवत दस्तावेज सौंपे, जबकि वह अपनी मेज पर एक उपकरण के साथ खेल रही थी। रूई ने अनुमान लगाया कि मार्शल यूनियन ने अपने डेटा को प्रबंधित करने के लिए एक निश्चित डिग्री की सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया। हालांकि उन्हें संदेह था कि सूचना प्रौद्योगिकी अत्यधिक सीमित थी और असामान्य या अत्यधिक मूल्यवान गूढ़ संसाधनों पर निर्भर होने के कारण बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए व्यवहार्य भी नहीं थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, यही बात इस दुनिया में देखी गई सभी गूढ़ तकनीक के लिए भी सच थी। वे पृथ्वी की सबसे आम तकनीक की नकल करने में सक्षम थे, फिर भी उन्होंने इसे पूरा करने के लिए विज्ञान के बजाय दुर्लभ चमत्कारिक गूढ़ संसाधनों पर भरोसा किया, जिससे इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन और समाज की संरचना में पूरी तरह से एकीकृत होना असंभव हो गया क्योंकि इस्तेमाल किए गए गूढ़ संसाधनों की कमी और मूल्य था। आपकी ग्राहक मिस फ्रिया हैं, है न? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। हाँ, वह फ्रुंजो शहर में रहती है, जो यहाँ से गाड़ी से लगभग 2 घंटे की दूरी पर है। रिसेप्शनिस्ट, मैं आपको उसका पता दे सकता हूँ। क्या इस तरह से उनकी निजी जानकारी का खुलासा करने में कोई समस्या नहीं है? बिल्कुल नहीं, कमीशन अनुबंध में कमीशन लेने वाले मार्शल आर्टिस्ट से मिलने के लिए सहमति का संकेत दिया गया है। मैं समझ गया, तो कृपया करो। उसने कागज़ के एक टुकड़े पर पता लिखकर उसे मोड़कर रूई को दे दिया। यही पता है। अगर आप चाहें तो मार्गदर्शन के लिए फ्रेंगर शहर में मार्शल यूनियन के कमीशन कार्यालय में जा सकते हैं। करूँगा, धन्यवाद, आपका स्वागत है। रूई तुरंत फ्रॉन्डर शहर के लिए रवाना हो गई। रिसेप्शनिस्ट ने उसे बताया था कि गाड़ी से आने में 2 घंटे से थोड़ा अधिक समय लगेगा, जिसका मतलब था कि वह आसानी से 1 घंटे से कम समय में पहुंच सकता है, बशर्ते वह थोड़ा प्रयास करे। वह लोगों की नज़रों से बचने के लिए अनजान रास्ता अपनाकर चला गया और लगभग आधे घंटे में वह फ्रुंगर शहर पहुंच गया। उसे पते पर बताए गए स्थान तक पहुंचने में ज़्यादा समय लगा, क्योंकि उसे इधर उधर पूछना पड़ा। शुक्र है कि वहाँ बहुत से लोग संस्कृत बोलते थे, जो पनामा महाद्वीप की अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। जूलियन ने रूई को बड़े होने पर इस भाषा में पारंगत होने में मदद की थी। आखिरकार रूई ने खुद को एक झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में पाया। शहर के इस हिस्से का बुनियादी ढांचा खास तौर पर खराब था और लोग भी बहुत गरीब थे। रूई थोड़ा उलझन में था। उसका पारिश्रमिक 30 स्वर्ण सिक्के था, जिसका मतलब था कि मिशन की लागत 60 स्वर्ण सिक्के रही होगी। जो व्यक्ति ऐसे मिशन के लिए भुगतान कर सकता है, वह ऐसे इलाके में कैसे रह सकता है? होना चाहिए। उसने अपने सामने बनी छोटी सी झोपड़ी को देखकर भौहें चढ़ाते हुए कहा। यह संरचना इतनी कमज़ोर लग रही थी कि रूई को इसे पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए अप्रेंटिस स्तर की तकनीक का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। उसने दरवाज़ा हल्के से खटखटाया। मैंने अभी अपनी तैयारी पूरी नहीं की है, रात अभी शुरू नहीं हुई है, कृपया प्रतीक्षा करें। रूई को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उन शब्दों का क्या मतलब है, वे सचमुच एक अलग भाषा में थे। मैं कैंड्रियन मार्शल यूनियन का मार्शल आर्टिस्ट हूँ जिसने आपकी प्रतिबद्धता स्वीकार कर ली है। दरवाज़ा खटखटाया और तुरंत ही पूरा खुल गया। रूई ने स्वयं को एक युवा सुंदर महिला को घूरते हुए पाया, जो अविश्वास और प्रसन्नता से उसकी ओर देख रही थी। मिस फ्रिया, रूई ने पूछा। रूई की भौहें उठ गईं जब उसने उसकी आंख से आंसू बहते देखा। वह भावनाओं से घुटी हुई लग रही थी। क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा, ये देखते हुए कि वह स्पष्ट रूप से ठीक नहीं थी। नहीं, मेरा मतलब हाँ है, लेकिन नहीं। हे भगवान, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम यहाँ हो। मैं एक बार फिर उसका गला भर आया और उसने अपनी भावनाओं को दबाते हुए अपने होंठ आपस में दबा लिए। एड्स बाय पब फ्यूचर। रूई को अजीब लगा। उसे भावुक युवा महिलाओं को सांत्वना देने का कोई अनुभव नहीं था। हालांकि वह इस बात से काफ़ी खुश था कि वह संस्कृत बोलती थी। फिलहाल उसने बस चीज़ों को जितना हो सके उतना सहजता से आगे बढ़ाने की कोशिश की। शांत हो जाओ मिस, रूई ने कहा। धीरे धीरे आगे बढ़ो। मुझे लगता है कि मिशन शुरू होने से पहले तुम मुझसे बात करना चाहती थीं। वह उन शब्दों को सुनकर अपने आप को संभालती हुई प्रतीत हुई। हाँ, कृपया अंदर आ जाइए। रूई छोटे से दरवाजे में फिट होने के लिए झुक गया। पिछले 3 सालों में उसकी लंबाई में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई थी, जिससे उसकी लंबाई में काफ़ी इजाफा हुआ था।
लेकिन ऐसी परिस्थितियों में यह एक बाधा थी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वह इतने छोटे से घर में कैसे रह सकती है। कृपया बैठ जाए। उसने एक अस्त व्यस्त फटे सोफे की ओर इशारा किया जो ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी लैंड से निकाला गया हो। क्या आप कुछ पीना चाहेंगे? नहीं, धन्यवाद। उसे प्यास लगी थी, लेकिन वह अंतर्राष्ट्रीय मिशन पर बीमार नहीं पड़ना चाहता था और उसे पूरे जिले में किसी भी चीज़ के स्वच्छ होने पर भरोसा नहीं था। वह उसके सामने वाली सीट पर बैठ गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। पहले जो गुस्सा मैंने किया था उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। बस इतना ही कि मैंने बहुत कुछ सहा है, और वो भी सिर्फ इसी दिन के लिए। ऐसा ही लगता है, यह माफ़ी मांगने की बात नहीं है। रूई ने उसे शांत किया। धन्यवाद। दुर्भाग्य से मुझे बताया गया कि मेरा कमीशन स्वीकार कर लिया गया है, हालांकि उन्होंने आपके ग्रेड के अलावा आपके बारे में कोई भी जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मुझे डर है कि मैं अपने बारे में भी कोई जानकारी साझा नहीं कर पाऊंगा। रूई ने उससे कहा। मार्शल अकादमी से निकलने के बाद उसने एक बार भी अपना मुखौटा नहीं उतारा था। एड्स बाय पब फ्यूचर, क्या तुम सच में 10वीं कक्षा के मार्शल आर्टिस्ट हो? उसने चिंतित होकर पूछा। तुम बहुत जवान लगते हो। रूई ने सचेत रूप से अत्यधिक संयम बनाए रखा था। यह एक ऐसी तकनीक थी जिसे हर मार्शल आर्टिस्ट स्वाभाविक रूप से सीखता था, क्योंकि वे मजबूत होते गए ताकि उनकी आभा और दबाव को दबाया और सीमित किया जा सके। मार्शल आर्टिस्ट इतने शक्तिशाली थे कि उनकी उपस्थिति ही सामान्य मनुष्यों में खतरे की अवचेतन भावना को ट्रिगर कर सकती थी और इस तरह से उन पर बहुत दबाव डाल सकती थी। भावनात्मक अभिव्यक्ति को सीमित करना एक तरीका था जिससे वे दूसरों पर डाले जाने वाले दबाव को सीमित कर सकते थे। जैसे जैसे हवा कुछ क्षणों के लिए तनावपूर्ण और खतरनाक होती गई, प्रकाश थोड़ा गहरा होता गया, फिर सामान्य हो गया। रूई ने अपनी भावनाओं पर थोड़ा नियंत्रण खो दिया था। हालांकि उस छोटी सी बात ने भी फ्रिया में बहुत ज़्यादा भय पैदा कर दिया था, क्योंकि वह समझ गई थी कि उसके सामने मार्शल आर्टिस्ट कुछ भी नहीं बल्कि साधारण था। मैंने अपना ग्रेड अर्जित कर लिया है, उसने उससे कहा। निश्चिंत रहो कि मैं इस मिशन को पूरा करने के लिए पूरी तरह योग्य हूँ। फ्रिया के चेहरे पर एक बार फिर से खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन फिर से उसकी भावनाओं ने उसे जकड़ लिया। कृपया कृपया मेरे परिवार, मेरे लोगों, मेरे गांव को बचा लीजिए। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि पिछले 8 महीनों में उन्होंने कितना कुछ सहा है। मैं उस रात मुश्किल से बचकर निकल पाई थी और ग्राहल के राज्य में चली गई थी, और मुझे 8 महीने तक दिन में नौकरानी और रात में वेश्या के रूप में काम करना पड़ा। इस गंदगी में रहकर खर्च कम करने के लिए आखिरकार मैंने इतना पैसा जमा कर लिया कि मैं आपको काम पर रख सकूं। अंत में उसकी आवाज़ टूट गई और वह उसकी आंखों में देखते हुए घुट गई। तुम्हें ये करना ही होगा, तुम्हें उन्हें बचाना ही होगा। हमारा गांव गरीब नहीं है, इसीलिए उन रॉयलुकिन कमीनों ने हमें निशाना बनाया। अगर तुम सफल हो गए तो हम तुम्हें बहुत सारा पैसा देंगे। मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे दूंगा, यहाँ तक कि अपना शरीर भी। मैं तुम्हें अपनी सफलता का वादा नहीं कर सकता। रूई ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे रोक दिया, जिससे उसके हार्मोनल किशोर शरीर में वासना की पीड़ा को दबा दिया। मैं तुमसे जो वादा कर सकता हूँ वह ये है कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। ये मैं पूरी तरह से गारंटी दे सकता हूँ। मेरा ग्रेड मिशन के कठिनाई ग्रेड से थोड़ा अधिक है, जिसका अर्थ है कि कैनरियन मार्शल यूनियन का मानना है कि मैं इस मिशन को करने के लिए योग्य हूँ, इसलिए सफलता की संभावना कम नहीं होनी चाहिए। रूई के शब्दों ने उसमें आत्मविश्वास जगाया और उसकी आंखों में आशा की रोशनी जगा दी। दूसरी ओर रूई समझ गई कि क्यों उसने उनसे मुलाकात का अनुरोध किया, जबकि इससे मिशन की लागत बढ़ जाती, क्योंकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन था। वह उसे धन और सेक्स की पेशकश करके सफल होने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करना चाहती थी, ताकि वह मिशन को बहुत गंभीरता से ले और सफल होने के लिए वह सब कुछ करे जो वह कर सकता है। वह ये भी समझता था कि वह इतना महंगा कमीशन कैसे वहन कर पाती है। पिछले 8 महीने उसके लिए नरक से कम नहीं रहे होंगे, क्योंकि उसने एक शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट को कमीशन देने के लिए आवश्यक धन इकट्ठा करने के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकती थी, जो उसकी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम था। उनकी कहानी ने उनकी सहानुभूति अर्जित की, साथ ही अपने लोगों के लिए उनके समर्पण और दृढ़ता के लिए उनका सम्मान और प्रशंसा भी अर्जित की। अगर और कुछ नहीं है तो, वह उठते हुए बोला, मैं आपकी इच्छा पूरी करने के लिए निकलूंगा। धन्यवाद और शुभकामनाएं। वह झुककर खड़ी हो गई। फिर भी जैसे ही रूई जाने वाला था, उसने उसे रोक दिया। रुको, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। रूई ने अपना सिर झुकाया और उसकी गर्दन तक पहुंचकर एक धागे का हार उतार दिया, जिसमें एक पंजा जैसा कुछ लगा हुआ था। यह एक आकाशीय चील का पंजा है, उसने उसे बताया। ये फसलों को नष्ट करने वाले कीटों और जीवों का शिकार करके फसलों की रक्षा करता है। हमारे गांव में हम इसे अच्छे भाग्य के लिए अपने गले में पहनते हैं। रूई ने बिना कुछ कहे उसे स्वीकार कर लिया और उसे उसके गले में डाल दिया। शुभकामनाएं। उसने उसे शुभकामनाएं दी। धन्यवाद, अलविदा, रूई ने सिर हिलाकर कहा और वह उसके साधारण निवास से चला गया। हैपमिंग गांव ग्राहल राज्य के दक्षिण में स्थित था। रूई ने सोचा कि वह ये कैसे करेगा।
पहली चीज जो उसे चाहिए थी वो थी जानकारी। गांव में गिरोह के सदस्यों की सही संख्या के बारे में जानकारी, प्रवृत्तियां और आदतें, जैसे कि वे अपना ज्यादातर समय कहाँ बिताते हैं, वे अपने ज्यादातर समय का क्या करते हैं और वे कितने सतर्क हैं। वह रानिल फ्रा के बारे में भी अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता था, हालांकि उसे उतनी जानकारी मिलने की उम्मीद नहीं थी जितनी वह चाहता था। आखिरकार कोई भी सार्थक जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे व्रानिल को लड़ते हुए देखना होगा। शायद मैं उसे लड़ने के लिए राजी कर सकूं, रूई ने धीरे से कहा और उसके दिमाग में कुछ विचार आए। एड्स बाय पब फ्यूचर। कुछ घंटों बाद वह पश्चिमी तरफ ग्राहल साम्राज्य के किनारे पर पहुंच गया और तेजी से सीमा पार करते हुए तेजी से आगे निकल गया। उसने कभी भी उस रास्ते से ध्यान नहीं भटकाया जो उसे हेफरमेन गांव तक ले जाता था, लेकिन वह कभी भी उसके करीब भी नहीं रहा। यह संभव था कि रुयलोकेन गिरोह ने हेफरमेन गांव के रास्ते पर नजर रखी थी, जो उन्हें एक नए मार्शल कलाकार के आगमन की सूचना देगा। इस प्रकार रूई ने जंगल में गहरे समानांतर यात्रा करने का विकल्प चुना। उसने भूकंपीय मानचित्रण के साथ दूर से रास्ते पर नजर रखी, जिससे उसे पर्यावरण और भूकंपीय विकिरण वाले किसी भी चीज का मानचित्र बनाने की अनुमति मिली। इस तरह रुयलोकेन गिरोह को यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं था कि उनके पीछे कोई मार्शल आर्टिस्ट है। रूई ने ग्राहल के राज्य में प्रवेश करते या बाहर निकलते समय अपनी पहचान नहीं बताई थी और अब वह हेफरमैन गांव की यात्रा करते समय खुद को दूर रख रहा था। शुक्र है कि गाड़ी से वहां पहुंचने में 3 घंटे से अधिक का समय नहीं लगा, वह 1 घंटे में ही वहां पहुंचने में सफल हो गया। वह पकड़े जाने के बारे में काफ़ी चिंतित था, इसलिए उसने अपनी सावधानी बरती। जब वह गांव से 10 किलोमीटर दूर था तो उसने प्रशिक्षु स्तर की तकनीकों का उपयोग करना बंद कर दिया। अगर व्रानिल के पास संवेदी तकनीक होती तो वह रूई के दृष्टिकोण को भांप सकता था। जब वह 1 किलोमीटर दूर था तो वह रुक गया। वह एक ऊंचे पेड़ की चोटी पर चढ़ गया, एक पोर्टेबल मोनोकुलर निकाला और हेफरमेन गांव को अच्छी तरह देखने लगा। दुर्भाग्यवश वह ज़्यादा कुछ नहीं देख सका। हेफरमेन गांव बड़ा था, क्योंकि पूरे गांव में बहुत सारे चौड़े और बड़े फसल के खेत थे। इसका मतलब यह है कि गांव एक छोटे शहर या कई जिलों जितना बड़ा था, क्योंकि फसल के खेतों का आकार बहुत बड़ा था जबकि गांव की आबादी कम थी। इससे रूई के लिए चीज़ें और कठिन हो गईं। हालांकि वह कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था और गांव में घुसपैठ करने की कोशिश नहीं करना चाहता था। अगर व्रानिल एक अच्छा सेंसर था और उसे पता लगा लेता तो समस्याएं पैदा हो जातीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। रूई को केवल उत्पात मचाने के लिए आगे बढ़ने से इसलिए परहेज था क्योंकि यह संभव था कि रुयलोकेन गिरोह गांव वालों को बंधक के रूप में इस्तेमाल कर ले, जिसका अनिवार्य रूप से यह मतलब होगा कि अगर उसने आत्मसमर्पण नहीं किया तो वे मर जाएंगे या ऐसा कुछ किया जाएगा। और ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह आत्मसमर्पण कर दे, ये तो उसके लिए मृत्यु वारंट पर हस्ताक्षर करने के समान था। हालांकि उसे नहीं लगता था कि व्रानिल के शक्तिशाली सेंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा थी, क्योंकि अन्यथा फ्रिया रुयलोकेन गैंग से बचकर नहीं निकल पाती। फिर भी वह सावधान रहना चाहता था। यह संभव था कि व्रानिल को इस बात की परवाह ही न हो कि एक लड़की भागने में कामयाब हो गई। यदि ऐसा है तो इससे व्रानिल थोड़ा लापरवाह और मूर्ख बन जाएगा, क्योंकि इससे उसके सिर पर इनाम भी रखा जा सकता है। जैसा कि मूलतः हुआ, रूई का लक्ष्य उसे नीचे गिराना था। रूई ने 1 किलोमीटर दूर से गांव के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया, कभी कभी पेड़ पर कूदकर और अपनी मोनोकुलर से अच्छी तरह से देखने लगा। उसने जल्द ही अपने गिरोह के पहले सदस्य को देखा। वे काफ़ी भारी हथियारों से लैस हैं, रूई ने बताया। उनके पास बंदूकें, चाकू और अन्य ब्लेड भी थे। गांव का चक्कर लगाने में उसे काफ़ी समय लगा तथा वह यथासंभव जानकारी एकत्रित करने लगा, जब तक कि उसे वहां चल रही घटना का सामान्य सार नहीं मिल गया। गांव वालों की संख्या गिरोह से बहुत ज्यादा थी। हालांकि गिरोह के सदस्यों का हथियारबंद होना और साथ ही एक शक्तिशाली मार्शल अप्रेंटिस की मौजूदगी प्रतिरोध की किसी भी उम्मीद को कुचलने के लिए पर्याप्त थी। गांव वालों की स्थिति अच्छी नहीं थी। वे थोड़े कुपोषित दिख रहे थे, लेकिन फिर भी वे काम करने के लिए पर्याप्त स्वस्थ थे, जो वे बिना रुके कर रहे थे। वे उन्हें बस इतना ही खिला रहे हैं कि वे काम करते रहें और उपज की देखभाल करते रहें और पैसा आता रहे। रूई ने आह भरी। इसके अलावा उसने महसूस किया कि गांव के कुछ लोग इमारतों में छिपे हुए हैं और बाहर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, जो किसी को भी बाहर जाने से रोक रहे हैं। रूई की भूकंपीय संवेदना इतनी दूर थी कि वह अंदर के लोगों की स्पष्ट तस्वीर नहीं ले पाया, लेकिन उसे पहले से ही संदेह था। वे बुजुर्गों और छोटे बच्चों को बंधक बना रहे हैं ताकि कामकाजी वयस्क कुछ करने की कोशिश करने के बारे में सपने में भी न सोचें। मुझे यकीन है कि उन्होंने उदाहरण के तौर पर उनमें से कुछ को मार डाला होगा। यही कारण था कि रूई को गिरोह के बहुत ज्यादा गश्ती दल नहीं दिखे। उनके पास पहले से ही ग्रामीणों से सहयोग की गारंटी देने का एक अच्छा तरीका था। अगर ग्रामीण फ्रिया के आधे भी होते तो वे ऐसा कुछ नहीं करते जिससे उनके परिवार खतरे में पड़ जाते।